ये कहानी है माँ और बेटे की। मैं होती तो शायद ये नहीं करती जो आपने किया। नहीं इति, कभी कभी अपनों को ही सुखी देखने के लिए अनचाहे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह माँ ही क्या जो बच्चों के लिए त्याग न कर सके। संबंधों को समाप्त करने या बिगाड़ने से अच्छा है उन्हें बहानों की आड़ में एक सुंदर मोड़ दे दिया जाए। अरे, आप रितु दी है ना? यहाँ इस इंटरव्यू में इतने दिनों बाद? प्रधानाचार्य इति शर्मा कक्ष के दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश करती हुई महिला को देखकर चौंकते हुए बोली। आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई थीं। कॉलेज में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों से भरने के लिए उन्होंने जो विज्ञापन दिया था उसी का आज इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, मैं रितु कुलश्रेष्ठ ही हूँ, मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में उस महिला ने कहा। आइए आइए, इधर बैठिए। कहते कहते इति शर्मा अपनी कुर्सी से लगभग उठ खड़ी हुई। कॉलेज के मैनेजर डॉक्टर शर्मा तथा साक्षात्कार समिति के अन्य सदस्यों ने प्रश्नसूचक दृष्टि से पहले इति शर्मा फिर उस नवागंतुक को देखा। सबकी जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में इति शर्मा ने कुर्सी पर बैठते हुए उस महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, ये है मिसेज रितु कुलश्रेष्ठ, इस कॉलेज की भूतपूर्व प्रवक्ता, जो वर्ष 1996 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ से चली गई थी। इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए ना पिछले मैनेजर साहब तैयार थे, ना ही भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अमित निगम, क्योंकि यह इस कॉलेज की बहुत ही योग्य एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षक शिक्षिका थी। छात्राएं ही नहीं, हम सब शिक्षिकाएं भी इनका सम्मान करते थे और इनके कॉलेज से जाने के नाम पर ही व्यथित थे, लेकिन यह हम सबको रुलाकर यहाँ से चली ही गई और आज इतने दिन बाद फिर इन्हें यहाँ देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ। सारे कॉलेज का आग्रह व रुदन जिसे ना रोक सका, वही आज पुनः इसी कॉलेज में। हाँ, मैं फिर यहाँ वापस आ गई। छोटा सा उत्तर उस महिला ने, जिसका गला भर आया था और जो आंखों की नमी को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इति शर्मा एकटक उस महिला को कुछ पल देखती रही, फिर डॉक्टर शर्मा की ओर मुड़कर बोली, भाई मैनेजर साहब, अंग्रेजी प्रवक्ता के लिए रितु, मेरा मतलब है मिसेज रितु कुलश्रेष्ठ से बेहतर अन्य कोई शिक्षिका हो ही नहीं सकती। मेरे विचार से सर्वसम्मति से इन्हें ही इस पद के लिए चुन लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब यह इस विद्यालय की अध्यापिका रह चुकी हैं तो फिर कुछ देखने जानने की ज़रूरत ही क्या है। डॉक्टर शर्मा ने अपने अन्य सदस्यों की ओर देखा, जिन्होंने उनकी सहमति में सिर हिला दिए थे, लेकिन अभी वह महिला अपनी बात कह ही नहीं पाई कि इति शर्मा बीच में बोल पड़ी। लेकिन कुछ नहीं, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने जो यश और योग्यता से अर्जित किया है, हम उसका केवल सूद ही आपको दे रहे हैं। रितु दी, उन दिनों में प्रधानाचार्य नहीं बल्कि आपसे कनिष्ठ शिक्षिका थी, लेकिन छात्राओं की तरह मैं भी आपकी ज़बरदस्त फैन थी। आपसे इस कॉलेज में जो दिया उसे मैं भूली नहीं हूँ। कृतज्ञता की झलक रितु की आंखों में तैर रही थी। वह जानने के लिए उठी ही थी कि इति शर्मा ने आग्रहपूर्वक कहा, हाँ एक बात और, आज शाम को आप मेरे घर खाने पर आ रही हैं। कॉलेज से आकर इति शर्मा के मन में रितु कुलश्रेष्ठ को लेकर तरह तरह के विचार उठ रहे थे। रितु का पूरा अतीत उसकी आंखों में सजीव हो उठा। रितु ने अपने बहनोई रजत से विवाह किया तो सारा कॉलेज चकित था कि इतनी सुंदर, योग्य, आर्थिक रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर लड़की ने एक विधुर से, जिसका एक बेटा भी था, उससे विवाह क्यों किया। लेकिन उसके निकट रहने वाले जानते थे कि रितु को अपनी बहन के बच्चे शिशु से बहुत ही स्नेह था और वह नहीं चाहती थी कि कोई सौतेली माँ उसके शिशु से दुर्व्यवहार करे। इसलिए रजत के माता पिता की ओर से रजत की दूसरी शादी रितु से किए जाने का प्रस्ताव आते ही अपनी माँ की कठोर अनिच्छा के बावजूद उसने हाँ कह दी थी। विदाई के समय आंसुओं से भीगा माँ का चेहरा घूमकर उसने कहा था, माँ, तुम शिशु को छूकर कहो कि मैंने गलत किया। तुम मेरे लिए दुखी मत हो, रजत मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही ट्रेन दुर्घटना में रजत की मृत्यु हो गई। रितु का वैधव्य सारे कॉलेज को रुला गया। दूसरी शादी के कितने ही प्रस्ताव घर वालों के पास आते, लेकिन उसका एक ही उत्तर था कि शादी के बाद कोई भी सौतेला पिता मेरे शिशु को हृदय से अपना नहीं पाएगा। इसके बाद रितु का जीवन चक्र शिशु के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। कॉलेज में भी कभी कभी वह उसे ले आती। सभी उससे प्यार करते और पूछते, तुम्हारी मम्मा कौन है।
तो वह मुस्कुराता हुआ अपनी छोटी छोटी उंगलियां ऋतु की ओर उठा देता। सब हंस पड़ते और ऋतु का चेहरा भ्रातृत्व की गरिमा से खिल उठता। धीरे धीरे दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदलते गए। शिशु की बाल सुलभ क्रीड़ाएं बाल्यावस्था की क्रीड़ाओं का रूप लेने लगी। नर्सरी व केजी की कक्षाओं को पार करते हुए शिशु विश्वविद्यालय के द्वार तक पहुंच गया। ऋतु को बस एक ही धुन थी कि वह शिशु को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, जिससे वह बहुत बड़ा आदमी बन सके, समाज में धन के साथ ज्ञान भी अर्जित करे। इसके लिए उसने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इति शर्मा को याद आ रहा था कि बीए पास करने के बाद शिशु जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो ऋतु ने कॉलेज से ही छुट्टी ले ली थी। प्रिंसिपल ने उसके अवकाश प्रार्थना पत्र को देखकर हंस के पूछा था, अरे भाई, आईएएस में बेटा बैठ रहा है, तुम तो नहीं ना, फिर ये छुट्टी किस लिए? मेरे घर पर रहने से उसकी पढ़ाई और अच्छी तरह से हो सकेगी। उसे अपनी पढ़ाई के आगे खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। मैडम, ऋतु ने प्रत्युत्तर दिया था। शिशु की परीक्षाएं समाप्त हो गई कि सभी को शिशु के परीक्षा फल का बेसब्री से इंतजार था। ऋतु की नज़र में तो अखबारों पर ही अटकी रहती। उसकी मनोदशा देखकर स्टाफ रूम में शिक्षिकाएं खुसुर पुसुर करती रहती। अधिकांश तो स्नेह से कहती, लेकिन कुछ ईर्ष्यावत भी कहती। और आखिर ऋतु की तपस्या और शिशु की मेहनत रंग लाई। फिर आईएएस का परीक्षा फल निकला। सूची में शिशु दूसरे नंबर पर था। उस दिन कॉलेज में ऋतु व शिशु की ही चर्चा सबके मुख पर थी। लोग ऋतु को बधाई दे रहे थे और ऋतु थी कि रो ही जा रही थी। मारे खुशी के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद ऋतु के मुख पर अचानक प्रौढ़ता झलकने लगी। शिशु के ट्रेनिंग पर चले जाने के बाद वह सबसे कहने लगी, अब नौकरी करने का मन नहीं चाहता, बहुत थकान लगती है। सोचती हूँ शिशु की नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूँ। अरे, ऐसा भी क्या जल्दी है? सभी ऋतु का विरोध करते। सब जानते थे कि ऋतु कॉलेज की सभी क्रियाओं व कार्यक्रमों की धुरी थी। उसके जाने पर उसकी कमी को भर पाना आसान नहीं था। लेकिन शिशु की ज्वाइनिंग के बाद ऋतु ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ही ली थी। प्रधानाचार्य स्मिता निगम ने उसे बहुत समझाया था कि सर्विस पूरी किए बिना बीच में सेवानिवृत्ति लेने से उसका आर्थिक रूप से नुकसान ही है। लेकिन ऋतु को एक ही धुन थी, अब मुझे पैसों की क्या चिंता। फिर शिशु भी तो नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं। वह मुझे बहुत अच्छी तरह खिला पिला सकता है। बेटे की बात को मैं कैसे टाल दूं? आखिर ऋतु कुरुक्षेत्र ने विद्यालय छोड़ दिया। बेटे के साथ दिल्ली चली गई। जाने से पहले कॉलेज आई थी। सभी को बहुत शानदार पार्टी दी थी। शर्मा ऋतु से मिलकर बहुत रोई थी। कुछ महीने तक ऋतु से पत्र व्यवहार भी चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह सिलसिला भी समाप्त हो गया था। और अचानक उसी ऋतु कुरुक्षेत्र को देखकर इति शर्मा अचंभित थी। मन में उठ रहे हजार प्रश्न उसे विस्मित कर रहे थे। नौकरी बीच में छोड़कर जाने वाली ऋतु दी फिर वापस क्यों चली आई? अचानक कॉल बेल बज उठी। उसने स्वतः दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा ऋतु खड़ी थी। इति शर्मा ऋतु से लिपट गई। कॉलेज में सबके सामने जो संकोच था वह नौकर चाकरों के सामने स्थिर न रह सका। मैं बहुत दिनों से बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपसे बहुत सी बातें पूछने का मन हो रहा था जो आपके सामने न पूछ सकी, इसलिए रात के भोजन के नाम पर आपको बुला लिया। यहाँ कैसे आई? घर कहाँ है? शिशु का यहाँ स्थानांतरण हो गया है क्या? आदि तमाम प्रश्न इति शर्मा ने एक साथ ऋतु से कर डाले। अरे भाई, बैठने भी दोगी या यहीं से सब प्रश्न पूछ लोगी? ऋतु ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, आइए, आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं, कहकर इति ऋतु को अंदर ले गई और कॉफ़ी के लिए नौकर को कहा। पास खड़े नौकर से कह दिया। उसके जाते ही इति ने बेचैन होकर कहा, आखिर कौन सी मजबूरी आपको फिर यहाँ ले आई? दीदी, मैं नहीं यही जानने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन हूँ। नियति, मेरी नियति मुझे यहाँ ले आई। मनुष्य जीवन डोरी का सूत्रधार तो वह ऊपर वाला ही है ना। ऋतु की आंखों में एक खालीपन था। देखिए, पहेलियाँ ना बुझाइए। अगर बताने में योग्य हो तो खुलकर कहिए। मैं बहुत अधीर हूँ। इति ने कहा, तुमसे क्या छिपाना? इति और छिपाने जैसा कुछ है भी नहीं। ऋतु ने कहना आरंभ कर दिया। कॉलेज को तिलांजलि देकर मैं तुम सबको छोड़कर चली गई। शिशु को लेकर ही मैंने जीवन का ताना बाना बुना था। तुम तो जानती हो वह मेरा अतीत था, वही वर्तमान और वही मेरा भविष्य भी था। दिल्ली में शिशु के ज्वाइन कर लेने पर उसके लिए रिश्तों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। एक से एक उच्चाधिकारियों की सुंदर से सुंदर लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। शिशु के पास तो सबके लिए एक ही जवाब था, जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। लेकिन शिशु के इस उत्तर ने मेरे ऊपर सुसंस्कृत व सुशील लड़की ढूंढने का दायित्व और बढ़ा दिया था। बहुत सोचने समझने के बाद एक सुसंस्कृत शिक्षित परिवार की कन्या से मैंने शिशु का विवाह कर दिया। शिशु की पसंद मैं जानती थी। उसके लिए रूप से अधिक गुण का महत्व था। बहुत आधुनिक
नाज नखरे वाली लड़कियों से वह दूर ही रहता था। मेरा श्रम साध्य जीवन उसके लिए आदर्श था। वह प्रशासनिक सेवा में था, इसलिए उसकी नौकरी मेरी नौकरी की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न थी। फिर भी वह पुनः कठिन प्रसंगों से मुझ में राय ले लेता। शिशु की बहुरुचि के आ जाने के से मैं बहुत हल्कापन महसूस करने लगी। घर से लेकर बाजार तक के सारे कार्य में रुचि मेरा साथ होने मुझे बहुत सुखद लगता। सारा जीवन अकेले ही सब करते करते मैं थक गई थी। शिशु भी रुचि को पाकर प्रसन्न था। उसे लगता कि वह उसके विचारों के अनुरूप ही होगी और वह मुझे वैसा ही मान सम्मान देगी जैसा वह स्वयं देता है। वह प्रायः मेरे अतीत की चर्चा रुचि से करता और अपने IAS अधिकारी बनने का पूरा श्रेय अपनी लगन व परिश्रम को न देकर मुझे ही देता, जिससे सुनकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं धरती पर नहीं आकाश पर पाँव रखकर चल रही हूँ। किंतु उसका ऐसा मानना, ऐसी सोच ही उसके दाम्पत्य जीवन के सुख का कांटा बन गई। एक दिन मैं बाहर लॉन में टहल रही थी कि अचानक शिशु के कमरे से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगी। मैं पास गई तो रुचि शिशु पर नाराज़ हो रही थी। तुम्हें माँ के सिवाय कुछ दिखता भी है? हर बात में माँ ही माँ रहती है। तुम्हारी माँ ने त्याग किया तो कौन सी बड़ी बात है? सभी को माँ ऐसा ही करती है, लेकिन सब तुम्हारी माँ की माला नहीं जपते। अच्छा धीमे बोलो, माँ सुनेगी तो उन्हें दुख होगा। शिशु ने रुचि को डांटते हुए कहा। मेरी बला से सुन ले तो अच्छा ही है। रुचि का स्वर और ऊंचा हो गया। कम से कम पीछा तो छोड़ दे। रुचि के मुंह पर शायद शिशु ने हाथ रख दिया था, इसलिए दबी आवाज़ के सिवाय मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। रितु का चेहरा म्लान हो गया। मैं फिर कुछ देर के लिए रुक कर उन्होंने बातों का क्रम आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद मैं रोज़ किसी न किसी बात पर रुचि शिशु से झगड़ने लगी। शिशु जितना ही उसे खुश रखने व समझाने की कोशिश करता, वह उतना ही उस पर हावी होने का प्रयास करती। उन दोनों के झगड़े से अनजान बनकर मैंने धीरे धीरे अपने को समेटना आरंभ कर दिया। बीमारी का बहाना बनाकर मैं उनके साथ घूमने से बचने लगी। रसोई की सब्जियों से लेकर कपड़ों की खरीदारी तक मैं रुचि की पसंद को ही महत्व देने लगी, लेकिन इस पर भी वह सामान्य नहीं रहती थी। शिशु सब समझता था। वह मुझे अलग हटते देखकर मन ही मन दुखी था। प्रातः मेरे पास बैठता, सोने से पहले मेरा हाल लेता, दवा आदि देता। कहता तो कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से वह सुखी नहीं था। माँ और पत्नी को लेकर उसका जीवन उलझ रहा था। आपने रुचि को उसके दुर्व्यवहार के लिए कुछ नहीं कहा? अध्यापिका होने पर भी क्या आपके पास शब्दों की कमी थी? इति शर्मा ने बीच में रितु से पूछा। नहीं, शब्दों की कमी तो मेरे पास कभी नहीं रही, लेकिन जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग होते हैं जहाँ शब्दों की नहीं, भावनाओं की और समझ की आवश्यकता होती है। ईर्ष्या और दुराग्रह का निदान शब्दों से नहीं किया जा सकता। मैंने रुचि को प्यार व स्नेह देने में कोई कसर नहीं रखी थी। फिर उसका मुझसे चिढ़ना यह ईर्ष्या के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह रुचि के जीवन से मुझे निकाल फेंकना चाहती थी। अतीत को वह बदल नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को वह अवश्य बदलना चाहती थी, जिसमें मेरा कोई चिन्ह ना हो। मैंने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जाने कितने लोगों से मिली हूँ, इसलिए किसी के व्यवहार से उसका मन समझ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं झगड़कर अपना हक लेने में विश्वास नहीं करती। जानती हूँ इसमें संबंधों की खाइयाँ गहरी ही होती जाती हैं। तो क्या रुचि ने आपको घर से निकाल दिया? अभी इति की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रितु ने बीच में ही उसे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कमज़ोर भी नहीं कि कोई मुझे निकालता, और ना ही शिशु ऐसा होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे निरंतर उपस्थिति शिशु के जीवन को संकट में अवश्य बना देगी। संबंधों में कटुता न आने देने के लिए मुझे ही मोहमाया त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अध्यापन से पुनः जुड़ने का प्रस्ताव शिशु के सामने रखा। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। कहने लगा कि सारा जीवन नौकरी में तुम्हारा मन नहीं भरा माँ, जो इस उम्र में मेहनत मजदूरी करोगी? लेकिन मैंने यह कहकर अपना तर्क रखा कि मेहनत मजदूरी नहीं, अध्यापन तो मेरे खालीपन का उपचार है। मेरा जीवन इसी को समर्पित रहा है। यही मेरे दुख दर्द का मरहम है। शिशु चुपचाप मेरा मुँह देखता रहा। शायद मेरे अंदर की पीड़ा को वह समझ रहा था। फिर दूसरे दिन जब रोजगार कार्यालय के दैनिक पत्र में मैंने इस कॉलेज का विज्ञापन देखा, सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को नियुक्ति देना कुछ अविश्वसनीय लगा। फिर भी मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया, और जब इंटरव्यू के लिए पत्र मिला तो मुझे शिशु से हटकर रहने का खूबसूरत बहाना मिल गया। उसने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं बराबर उससे मिलते रहने का आश्वासन देकर चली आई।
रितु की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। इति शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं होती तो शायद ये नहीं करती जो आपने किया। नहीं इति, कभी कभी अपनों को ही सुखी देखने के लिए अनचाहे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह माँ ही क्या जो बच्चों के लिए त्याग न कर सके। संबंधों को समाप्त करने या बिगाड़ने से अच्छा है उन्हें बहानों की आड़ में एक सुंदर मोड़ दे दिया जाए। रितु की दबी हुई रुलाई फूट पड़ी थी और इति शर्मा मुंह खोकर तपस्वी माँ के दर्द को मोम की तरह पिघलते हुए देख रही थी। दोस्तों, यह एक माँ के त्याग की कहानी। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सारा सुख और घर बार त्याग सकती है। यह कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी अपने माता पिता की भावनाओं की अवहेलना मत करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद।